अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, कराची की सियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों से भौचाल की सूरत हाल है। आज डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन से तकरीबन ला ताल्लुक़ी का इजहार किया और उनके उस बयान से भी ला ताल्लुक़ी का इजहार किया कि जो उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत के हवाले से जुमले बोले और जो बातें की और जो नारे लगवाए, वो रवैया उन्होंने कहा कि किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दिमागी हालत कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब की दुरुस्त नहीं होती, उस वक्त तक वो कोई इस हवाले से फ़ैसला नहीं कर सकते कि पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तमाम पार्टी के फ़ैसले मकामी तौर पर कराची की क़यादत करेगी। यानी तकरीबन लंदन की राब्ता कमेटी से भी लाताल्लुक़ी का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तमाम फ़ैसले अब यहाँ पर मकामी क़यादत करेगी उस वक्त तक कि जब तक दिमागी हालत का उज़्र बार बार पेश करने का मामला ख़त्म नहीं हो जाता। अल्ताफ़ हुसैन साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो जो भी काम करते हैं, जो भी बयान देते हैं या जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें उनका ज़ाती फ़ैसलों का अमल दखल ज़्यादा होता है। उनकी मुशावरत का अमल उनके तमाम फ़ैसलों में, बातों में और तकारीर में ज़रा कम नज़र आता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मकामी क़यादत कराची में मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि डिफेंड करती नज़र आई अपने कायद को और उनकी बातों को और उनके दिए हुए बयानों को। यहाँ गुज़िश्ता रोज़ भी यही हुआ, यानी कराची में, कि वहाँ से बहुत सारी बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में, और फिर उन्होंने नारे भी लगवाए, फिर इश्तियाल अंगेज़ बातें भी की और मुख्तलिफ़ चैनलों पर का घिराव करने की भी बात की उन्होंने। ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई। यकीनन इससे जो रद्द-ए-अमल आया वो बहुत सख्त था। मीडिया की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया वो बहुत सख्त था। तमाम सियासी पार्टियों ने यकजा होकर ये फ़ैसला किया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब ये फ़ैसला करे कि उसका कायद कौन है, और अगर वो हैं अल्ताफ़ हुसैन उसके कायद, तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें जो कंट्रोवर्शियल हैं पाकिस्तान के हवाले से बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खाते में जा सकती हैं। इसको मज़ीद बढ़ाया गया बात को आगे, और फिर यकीनन ये फ़ैसला कहीं किया गया कि फ़ारूक सत्तार आज आकर उन्होंने प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा अब तमाम फ़ैसले MQM के कराची में होंगे। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से एज़ सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार बड़े एहतराम से नाम लिया कायद तहरीक का, और उन्होंने मुतअद्दिद जगह ये कोशिश की कि नाम लिए बगैर ही काम चले, और उनकी जो गुफ्तगू थी उससे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई वाज़े ऐलान नहीं कर पा रहे हैं और कहीं कन्फ्यूजन है, या ये कोई एहतियात से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात से। यकीनन कारकुनों का दबाव होता है ऐसी सूरत हाल में, और फ़ारूक सत्तार को वहाँ से निकल कर 90 खोलने की भी अपील उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने 90 कल या परसों को बैठना है। वहाँ पर कारकुनों का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसको पेश नज़र रखते हुए मुमकिन है कि वो एहतियात कर रहे हों। अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक ख़ूबी ये है सियासत की कि उन्होंने आज तक अपने कारकुनों पर टोटल कंट्रोल रखा है, और उनकी गिरफ्त अपने कारकुनों पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये कारकुन फ़ारूक सत्तार के साथ जाते हैं या अल्ताफ़ हुसैन के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ये एक सवालिया निशान है, और इसका फ़ैसला यकीनन वक्त करेगा, और वक्त पर यह फ़ैसला हो सकता है। तज्ज़िया शायद इस पे इतना कारगर साबित ना हो। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा कि कराची में या सिंध के शहरी इलाक़ों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत का क्या मुस्तक़बिल है, और ख़ास तौर से महाजिर जो उर्दू स्पीकिंग भी अपने आप को कहलाते हैं, उनकी सियासत का और उनकी विरासत का क्या फ्यूचर है कराची में। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर SM ज़मीर। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान अवामी तहरीक से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सलीम हैदर, महाजिर इत्तेहाद तहरीक के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब इकबाल यूसुफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में ताल्लुक़ रहा और तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे प्रोग्राम में शरीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। ज़मीर साहब, सर क्या लगता है आपको, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने जिस तरह जितनी एहतियात से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े कैलकुलेटेड अंदाज से हर लफ्ज़ उन्होंने बड़े फूक फूक के कदम रखा और लफ्ज़ बहुत संभल संभल के बोले, तो क्या समझते हैं आप क्या होने जा रहा है ये सब कुछ देखने के बाद? देखिए रियाज आजिज़ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ़ारूक सत्तार साहब का एहतियात से काम लेना है वो तो उनके और उनके कारकुनान, और उसके बाद जिस चीज़ से अलहदगी का उन्होंने ऐलान किया है बरमला, ये उसका परसेप्टिव है। लेकिन कल जो बात हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और उसके बाद आज़ादी सहाफ़त पे हमला किया गया, इन दो चीज़ों को कोई भी पाकिस्तानी शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस मरहले पर भी आकर के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने किसी एहतियात से काम लिया है तो ये उनका अमल कहलाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में बसने वाले वो महाजिर जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दे करके ये मुल्क बनाया था, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस वतन के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएं। और हमेशा इस कम्युनिटी ने, जिसको आप महाजिर कम्युनिटी कहें, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कहें, जिसका भी नाम लें, या सिंध अर्बन में रहने वाले कम्युनिटी कहें, कभी भी पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम का सौदा नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल तयशुदा हकीकत है। कारकुनान का किसके साथ जाना है, जैसे आपने अपने इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई, ये कारकुनान का और उनका वो है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने बहरहाल एक सेंसिबल स्टेप लेकर के अपने साथियों के साथ इस बात का ऐलान किया है। और बादियो नज़र में अभी ये बहुत बिफोर टाइम होगा कि इसको हम किसी सियासी तौर पे तज्जिया कर सकें इसका, लेकिन बादियो नज़र में इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाता है तो फिर उससे ताल्लुक़ रखना, या कोई आज़ादी सहाफ़त पे हमला करता है या किसी चैनल पे या किसी उस पर हमला करता है, तो उससे फिर सियासी अमल के दौरान उससे ताल्लुक़ात रखना जो है वो मुनासिब अमल नहीं होता। ओके, डॉक्टर सलीम अज़हर सर, ये बताइए आप कि जो इंटीरियर सिंध है वहाँ भी एक बहुत बड़ी तादाद है उर्दू स्पीकिंग्स की, और यकीनन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी पूरे क़द के साथ वहाँ खड़ी हुई है। जहाँ जहाँ शहरी इलाकों में वो जीतते भी हैं, वहाँ से सीटें भी उनकी हैं। अब ये बल्दियाती इलेक्शन का कल आ जाएगा, वो मेयर डिप्टी मेयर के हवाले से, उसमें भी यकीनन कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या समझते हैं आप कि फ़ारूक सत्तार ने जो अचानक ये फ़ैसला किया है, कितना असर डालेगा ये वहाँ की सियासत पर, यानी इंटीरियर सिंध के सियासत पर, उर्दू स्पीकिंग पर, या शहरी इलाकों की सियासत पर? शुक्रिया रियाज साहब। ये जो वाक़यात कल से महाजिर सियासत के हवाले से टीवी मीडिया जो एक मैराथन नशरियात जो है वो चल रही हैं, और यकीन जानिए कि गुज़िश्ता रात मैं पूरी रात सो नहीं सका इस दुख को महसूस करते हुए कि अब तक तो इल्ज़ाम था कि रॉ और हिंदुस्तानी एजेंट, लेकिन कल मुझे बहुत दुख हुआ कि एक ऐसी जमात जो ख़ुद को महाजिरों की नुमाइंदगी की दावेदार है, मुत्तहदा, उसके कायद की तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। मैं समझता हूँ इस पर पूरी महाजिर कौम शर्मसार है, और ये महाजिरों की तहज़ीब, कल्चर, सकाफ़त, रिवायात के मुनाफी है कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा सोचें भी और पाकिस्तान के मुतालिक नारे लगाने का तो तसव्वुर भी महाजिर। ये महाजिर वो कौम है जिसने ये मुल्क बनाया है, जिसकी 20 लाख लोगों की कुर्बानी इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है। तो वो क़यादत जिसका तसव्वुर ये है कि वो महाजिरों की नुमाइंदा है, उसने कल जिस किस्म की हरकत की है, सबसे पहले तो मैं एक महाजिर जमात होने की हैसियत से, एक महाजिर कौम का फ़र्द होने के, एक हमदर्द महाजिर कौम के होने के, मैं ख़ुद इंतहाई दुख का इजहार करता हूँ और मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ारूक सत्तार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, देखिए मुत्तहदा की सियासत, मुत्तहदा के अंदर जो भी कारकुन है उनका एक एक कारकुन जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का कारकुन है। मुत्तहदा एक शख्सी जमात है, उनके यहाँ रहनुमा चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए, उनका बुनियादी नारा है। तो ऐसे में ये समझ लेना, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसी कोशिशें हुई हैं कि कोई कारकुन कहीं चले जाएंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फ़ारूक सत्तार साहब अपने MNA MPA, वो लोग जिन्हें कहीं जवाब देना होता है, जिनको फ़ारूक सत्तार साहब को किसी को मुतमईन करना था, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में वो पूरा इब्तिदा के अंदर उन्होंने 5 मिनट इसी पर सर्फ किए थे कि ये समझा ना जाए कि जी हम किसी की डिक्टेशन पे बोल रहे हैं। लेकिन उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये तासुर मुकम्मल तरीके से लेने में हक बजानिब हूँ कि ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से उनको मुतमईन करने के लिए उन्होंने बोली है, वो इससे बाहर नहीं हैं, मुत्तहदा की फोल्ड के अंदर ही हैं वो, और वो उनकी क़यादत के साथ ही हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि वो क़यादत के साथ हैं। सर इकबाल यूसुफ साहब, सर कराची बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा मरकज़ है कराची, क्योंकि इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं वो भी यहाँ पे अमल दखल अपना दिखाती हैं। मुझे आप ये बताइए कि कराची में इस तरह का अचानक चेंज आ जाना कितना हैरान कुन है उन क़ुव्वतों के लिए जो कराची में अपना गेम खेल रही होती हैं बैठकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कराची सिर्फ एमपीएम के हवाले से नहीं, अव्वल तो जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि भूचाल आ गया, अगर भूचाल होता तो आज उसका रद्द-ए-अमल कोई सामने आता। बात ये नहीं है कराची के खिलाफ पॉलिटिक्स के हवाले से, मीडिया इस वक्त लेके एक ही मौजू को चल रहा है ना, भूचाल, मैंने तो उस तनाजुर में बात की है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सर बात यह है कि कराची का आज का इशू नहीं है, क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक कराची जो है वो इंटरनेशनल क़ुव्वतों की साजिशों का शिकार रहा है। जब बरतानिया ने आज़ादी का फ़ैसला किया तो उनकी डिमांड ये थी, बल्कि उनका प्रपोजल था कि पूरा पाकिस्तान, ये कराची जो है वो रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है हमारे पास होगा। यानी वो इसकी तामीर और तरक्की का और पोर्ट को अपने कब्ज़े में रखना चाहते थे। उन्होंने कायद-ए-आज़म को पैगाम भेजा कि आप कराची को दारुल हुकूमत ना बनाएं। कायद-ए-आज़म ने इसको सख्ती से रद्द कर दिया और उसके बाद कराची दारुल हुकूमत बन गया। बनने के बाद जब कराची दारुल हुकूमत बना तो उस वक्त कराची जो था वो सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत था। इस सूबाई दारुल हुकूमत को शिफ्ट किया गया हैदराबाद, और हैदराबाद जब वो शिफ्ट हुआ तो उसके लिए कहा भी गया था कि 20, 25 या 30 लाख रुपए जो है उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ दिए जाएंगे, जो उसका बाद में तनाज़ा रहा। अब ये सिलसिला चला, महाजिरीन की एक बड़ी तादाद आई, और महाजिर सिर्फ कराची और हैदराबाद में नहीं है, जितनी भी मेन लाइन के ऊपर शहर आ रहे थे उन सब पर। इवन ये कि पेशावर में भी आपको मिलेगा महाजिर, आपको पिंडी में भी मिलेगा, लाहौर में भी मिलेगा, मुल्तान में भी मिलेगा, फैसलाबाद में भी मिलेगा। जब सिंध शुरू होता है तो सक्खर और नवाब शाह उससे बड़े शहर थे, इन पे हर जगह महाजिर है। लाहौर की तो 4 सीटों पर महाजिर जो उस वक्त का महाजिर है या उर्दू स्पीकिंग, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। उनके अपना वो नहीं, खुद नहीं जीत सकते, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर है। बहरहाल वो एक लंबी तारीख है। अब यहाँ बसते चले गए। जो 1951 में शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जब इंतज़ामी ढांचा जो पूरा था वो कंट्रोल में आ गया उन इंडियन सिविल सर्विस के तरबियत याफ्ता माहिर और ज़हीन तबके के हाथ में, जो उर्दू बोलने वाला था। तो ये एहसास पैदा हुआ कि जनाब हम यहाँ पर अक़लियत में हो रहे हैं उस वक्त के अहले सिंध में। तो 1994 में सबसे पहले ये इशू था, जिसको हम आज अर्बन रूरल की तकसीम की बात, वो तो एक लंबी तारीख है, लंबी तारीख है। अब वापस मैं अपने सवाल पे, हाँ वो ठीक है, वो बात आ गई आपकी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आप माफ़ी भी मांग रहे हैं, उनका एक माजरत खाना अंदाज भी सामने आया है, और फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि आप बार बार माजरत करते हैं, बार बार अब वो फिर माजरत कर रहे हैं। क्या उनकी माजरत किसी सतह पर, सर सवाल मेरा कंप्लीट होने दीजिए, किसी सतह पर काबिल कबूल है उनकी माजरत? सर ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। 1987 से वो दूसरे अंदाज से इस तरह पाकिस्तान की मुखालफत करते थे कि पंजाब एयरलाइन 2-3 बार उस तरह की बात करते थे, जिसके रद्द-ए-अमल में PPI बनी। फिर ये इंतशार फैलाने वाली, और हमेशा से गुज़िश्ता 30 सालों से आज तक उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के हवाले से या पाकिस्तान की फलाह बहबूद के हवाले से काम नहीं किया, बल्कि मैं कहूँगा कि उस इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा हैं। ठीक है कि जैसे जब मैं आपको बता दूँ ना, आपने एक ज़माने में सुना होगा 3 के कराची, काबुल, कश्मीर, इस वक्त क्या पोजीशन है। आज वही एजेंडा जो 2006 के अंदर, पहले 1990 की दहाई में था, 2006 में था, आज कराची, काबुल और वो तीनों जगह पर जो है मसला एक साथ शुरू हुआ है। तो ये समझने की बात है कि ये बताइए आप, ये जिसका ये जो डॉक्टर सलीम हैदर ने कहा कि ये फारूक सत्तार साहब कहीं कोई गठजोड़ नज़र आ रहा है इनको, डॉक्टर सलीम हैदर, तो फिर मेरा सवाल जो मैंने इनसे पूछा था मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि फारूक सत्तार को ये एहसास, बकौल इनके, कि ये एहसास है कि किसी लेवल पर फिर माजरत हो जाएगी, कबूल, कोई हल्का कबूल कर लेगा कि ठीक है गलती हो जाती है इंसान से,
तो फिर दोबारा से अल्ताफ़ भाई को क़यादत दे देंगे? कुछ ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है अब आपको? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार के पास अगर पर्सन को इस किस्म की सोच है तो वो हो सकता है उनकी ज़ाती सोच हो, लेकिन कौम बहैसियत कौम इस बात पे माफ़ी नहीं दे सकती कि मेरे वतन के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएं। दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी रॉ की। नहीं, ठहर जाए ना सर, कौम की तो माफ़ी देना और ना देना ये तो बात का सवाल है। सवाल उन इदारों का है कि जो माफ़ी देते हैं और कबूल भी करते हैं। किसी के क्या वो इदारे इस माफ़ी को, अब जो माफ़ी मांगी जाएगी, अगर माफ़ी मांगी गई है या माफ़ी मांगी जाएगी, उसको कबूल कर लेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने के बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई भी इदारा हो या कोई सियासी जमात हो या कोई ग्रुप हो या कोई भी फ़र्द हो, वो इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं कर सकता। दूसरी बात, अभी आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक बात रॉ की बात कही थी, रॉ की आप ये देखें ना, ये सब हो क्यों रहा है? ये सब एहसास महरूमियों का नतीजा है। आप एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स तो ख़त्म करें। अचकज़ई साहब ने खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी बात की है, और आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अपना पर्सनल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड रॉ के साथ है। आज वहां पर वो खड़े होकर के मोदी पाकिस्तान में मदाखलत का एतराफ़ करता है, ढाका में खड़े होकर के पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, लेकिन ये हमारी हुकूमत के पास ये अल्फाज नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म उसकी तरदीद कर सके, उसकी मजम्मत कर सके। वो खड़ा होकर कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में मदाखलत करते हैं, हम गिलगित के अंदर मदाखलत करते हैं, और ये सब कुछ हकीकत है। जिस तरीके से अभी 3K की बात की गई, बलूचिस्तान के अंदर भी और कराची के अंदर भी ये खेल जारी है, और ये खेल यहाँ पर शुरू किया जाता है एक एहसास महरूमी के नाम पर। जब आप कहीं पर डेप्रिवेशन देते हैं, आपने कोटा सिस्टम पैदा किया, आपकी हुकूमत ने 1973 में जब लिंगुअल बिल लाने के बाद कोटा सिस्टम लाए यहाँ पर, तो आपने खुद सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम कराची की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और MQM के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर सलीम हैदर सर, ये एक तो ये जो मैंने इनसे सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि कितना आपको लगता है कि इदारे माफ़ कर देंगे अब अल्ताफ़ हुसैन को, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो महाजिर पॉलिटिक्स, चूँकि आप ख़ुद करते हैं महाजिर पॉलिटिक्स, आपकी तंजीम का नाम भी महाजिर इत्तेहाद तहरीक है, कितना डैमेजिंग है ये मामला? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाना महाजिरों के लिए कितना डैमेजिंग होगा फ्यूचर में? देखिए, ये तो मैंने जैसे कि अभी पहले भी अर्ज़ किया कि हम किसी सूरत भी ये बात किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी को भी इस बात की इजाज़त नहीं चाहिए कि मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाए। अलबत्ता जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे उसके हवाले से, अचकज़ई के हवाले से, अचकज़ई के तो ख़ानदान की कई नस्लों की तारीख़ है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, लेकिन किसी महाजिर के लिए जिसकी हिजरत, महाजरियत और उसके पाकिस्तान में आमद मरहून मन्नत है पाकिस्तान से और तहरीक पाकिस्तान से, हम अपने किसी भी सूरत से उसको कोई गाली नहीं दे सकते, उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। ये इंतहाई काबिले मज़म्मत अमल हुआ है, और मैंने जैसा कहा हम यानी हमारा उसमें शिरकत नहीं है, लेकिन बहैसियत कौम हम शर्मसार हैं, और मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा की क़यादत को इससे आप समझते हैं कि महाजिरों का जो स्टेटस है मुल्क में वो कहीं डैमेज हुआ है, वो कहीं डैमेज होगा या फ्यूचर में नुकसान होगा? कहीं ये बात कोट की जाएगी बार बार, कभी कोई किसी से बात कर रहा होगा तो तुम तो ये कहते हो, किसी दूसरे सूबे में कोई जाके बात कर रहा होगा तो तुम तो ये कहते हो, किस तरह के ताने मिलेंगे आपके ख्याल? ये बदकिस्मती से मुसलसल, देखिए ये मुत्तहदा एक जमात है, लेकिन वो तासुर कौम का देते हैं, इसलिए उसका इल्ज़ाम पूरी कौम पे लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। महाजिरों की अक्सरियत क्या 99% महाजिर जो हैं वो किसी तरह से मुत्तहदा के इस अमल के साथ नहीं है, शायद कोई भी नहीं है यहाँ पर। मुत्तहदा की एक तंजीम है, वो अपने कायद के पीछे खड़ी हुई है, तो उसने अगर ऐसे कोई नारे लगाए हैं तो इदारों को भी और रियासत को भी बहैसियत तंजीम के इस मामले को लेना चाहिए। कौम के हवाले से ये मामला जो है वो ख़तन क्लियर हो जाना चाहिए, और इसके अंदर महाजिरों को
जो है वो कोई उनको ऐसा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि महाजिर इस पाकिस्तान का सीमेंट है, महाजिर इस पाकिस्तान की बुनियाद हैं। उन्हें किसी सूरत से भी रॉ का या ये इस किस्म के इल्ज़ामात उन्हें नहीं देना चाहिए। एक जमात के लिए आप बात कर सकते हैं, जो आप जिस जमात के लोगों ने ये नारे लगाए हैं, और मेरा ख्याल एक और भी है। नहीं, मेरा आपसे देखिए, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कितना डैमेजिंग होगा महाजिरों के लिए। अब अगर महाजिरों के लिए डैमेजिंग है, किसी वजह से बन भी सकता है और होता है कि ताने मिलते हैं। अगर कराची का आदमी इस वक्त भी पंजाब चला जाए तो कराची अगर उर्दू स्पीकिंग है तो पंजाब के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें से ये कहते हैं कि एमक्यूएम आ गई। तो एक तासुर तो है, उसको आप कैसे, परसेप्शन तो हकीकत ये नहीं है हालांकि कि सारे उर्दू स्पीकिंग वो एमक्यूएम में शामिल नहीं है या अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसी परसेप्शन के पेश नज़र अगर कोई ताना मिलता है तो इसमें जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको अपने आप को डिफेंड कैसे करना चाहिए? देखिए, महाजिर वो कौम है कि जिसने इस मुल्क को सबसे ज़्यादा जर्नैल दिए, जिसने सबसे ज़्यादा प्रोफेसर दिए, सबसे ज़्यादा जस्टिसेस दिए, सबसे ज़्यादा अदीब दिए, शायर दिए, खिलाड़ी दिए। महाजिर वो कौम है जिसने इस पाकिस्तान को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना महाजिर थे, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान महाजिर थे, नवाब इस्माइल खान महाजिर थे। इस मुल्क के बुनियादी जो शख्सियतें, लेजेंड हैं, कायदे आज़म तो माजरत के साथ महाजिर नहीं थे, वो तो यहीं के थे। वो काय के महाजिर? ये कायदे आज़म इस सूरत में महाजिर थे कि कायदे आज़म, देखिए मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। कायदे आज़म ने यहाँ पर उनकी बहन फातिमा जिन्ना, देखिए वो तो उनका ताल्लुक कराची से था, वो पैदाइश कराची, ताल्लुक काय का माजिर, ताल्लुक बम्बई से था। कमाल है। उनके वालिदैन कराची सिर्फ तिजारत करने के लिए आए थे। कायदे आज़म की तो पैदाइश कराची की, आप उससे डिनाई दे रहे हैं यार, आप तारीखी बदल रहे हैं। पैदाइश तो बहुत से पाकिस्तानियों की लंदन में हो जाती है, तो उससे वो जाहिर है कि वो ब्रिटिश नहीं हो जाते। नहीं, वो इंग्लिश कौम नहीं हो जाते। मेरे ख्याल में हम दूसरे, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर रियाज आप मुझे इजाज़त दें, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों से महाजिर कम्युनिटी का पूरी प्रेस्टीज डैमेज होती है और हुई है। जहाँ इश्तियाक हुसैन कुरैशी और हकीम सईद पैदा होते थे, जहाँ पर डॉक्टर कदीर पैदा होते हैं, जहाँ पर जो है क्या नाम डॉक्टर सलीम मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी पर, वहाँ लूले लंगड़े और काने पैदा होने लगे। ये ज़रूर है, लेकिन बहरहाल मैं ये बात बता रहा हूँ कि मिन हैसुल कौम, उर्दू बोलने वाला महाजिर कम्युनिटी न पाकिस्तान के मुखालिफ है और न आज यहाँ का आप गरीब से गरीब, फकीर से फकीर आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और अंधेरा है, जहालत है, गुर्बत है, बीमारी है, उससे जाके पूछेंगे पाकिस्तान चाहते हो या ना चाहते हो, वो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप ऐसे हमें उस हवाले से उनको मिली, वरना ऐसा कुछ नहीं था। और आज आप क्यों कह रहे हैं जब झंडा जलाया गया था, क्या उस वक्त ये बात अया नहीं हो गई थी कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसका एजेंट है? इकबाल यूसुफ साहब, सर ये बताइए आपके जो पॉलिटिकल जो एंगल है और ख़ास तौर से जो कराची के लोगों का या सिंध के शहरी इलाकों का जो वोट डालने का एक सिलसिला है, कहते हैं कि उनको कोई मुतबादिल क़यादत नहीं मिलती, लिहाजा वो बार बार एक ही जमात को वोट डाल देते हैं। कितनी सही है ये बात, और अब इस सिनेरियो में क्या ये बात बदलेगी? नहीं, देखें जनाब, बात ये है कि ये बात नहीं कि महाजिर क्यों बार बार वोट डालता है। अगर हम एमक्यूएम को मिलने वाले वोटों को और दीगर जमातों को तय करें उर्दू बोलने वाले उसमें उम्मीदवारों का, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ सही निज़ाम होता तो अच्छे खासे लोग कामयाब होते। एमक्यूएम का जो पहला इलेक्शन था 87 का, वो पूरा मैनेज इलेक्शन था, क्योंकि ज़िया-उल हक एमक्यूएम को इस्तेमाल करने के लिए बल्दियाती इदारों की क़यादत उन्हें देना चाहता था। फैक्ट है, ये तो अब रिपोर्टें सब आ रही है ना, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो पूरा ये यहाँ से मुझे बड़ा शदीद इख्तिलाफ है आपकी इस अप्रोच पर। देखिए अभी ये बाई इलेक्शन हुए 246 वगैरह के, उसमें आप देखें नतीजा बिल्कुल वही है जो अल्ताफ हुसैन साहब चाहते थे। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या वो कौम के जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो या वो इस तरह जुड़ी हुई हो अपने कायद के साथ, और इस तरह की सूरत हाल के बाद कि जब वो नारे लगा रहा उनका कायद पाकिस्तान के खिलाफ, वो किसी और को वोट देंगे? सर मेरा सवाल सुन लीजिए, वो किसी और को वोट देंगे या किसी और ट्रैक पर सोचेंगे कि उनको कोई मुतबादिल क़यादत भी फराहम की जाए? तो सर ऑप्शन जब आएगा, एक मिनट जी,
बात यह है मसाइल के हवाले से लेती है ना, MQM को वोट जो मिलते हैं मसाइल के हवाले से मिलते हैं। बल्दियाती अदारे इनके कंट्रोल में थे और आप अभी भी देख रहे हैं जब से बल्दियाती अदारों के इलेक्शन हो गए इनको भी इक़्तिदार मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन इनके उस दौर के लोग, भर्ती हुए लोग, वो उन्होंने काम बंद कर रखा है। क्या कि जी हिदायत ये थी। अब वो जो टेरर, वो जो खौफ ख़त्म होगा तो यकीनन मुतबादिल क़यादत निकल के बाहर आएगी। पिछले 1.5-2 साल से कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं जनाब, 8 साल पिछले 1.5-2 साल से कराची में ऑपरेशन जारी है। और अल्ताफ हुसैन की ये तकरीर जो उन्होंने जो कुछ भी बातें की हैं, इससे पहले इससे मिलती जुलती बातें वो मेरे ख्याल है दर्जनों दफ़ा कर चुके हैं और वो कल तक परसों तक भी इस तरह की बातें करते रहे अपनी तकरीर में। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऐसी सूरत में कि जब वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं फिर वोट भी उनको पड़ रहा है, क्या कराची के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? यकीनन होगा। कराची के सर, उर्दू इसी बोलने अगर वाले आप- को एक कराची बात के रियाज साहब मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए, एक मिनट मेरी में बात- देखिए ये जो वोट बैंक का ताल्लुक है ये जब तक पड़ता रहेगा कि जब तक पंजाब के लोग नवाज शरीफ, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी नून लीग को वोट देते रहेंगे, सूबे सरहद के लोग पख्तून इमरान खान को वोट देते रहेंगे, बलूचिस्तान के लोग पश्तून मुफ्ती महमूद और इसको फजलुर रहमान और बलोच नेशनलों को, और सिंध के लोग सिंधी पार्टी, पीपल्स पार्टी को वोट देते रहेंगे। तब तक यहाँ पर वोट देखें। ये तो आप अजीब गरीब बात है। मैं बड़ी माजरत के साथ सर मैं इनसे सवाल कर लूं, ये इन्होंने बड़ी अहम बात की है। एक मिनट सर, इनसे सवाल कर लूं। देखिए आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आप एक पूरे पाकिस्तान का सिनेरियो बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू से। पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर से उन्होंने ट्रेंड बदला है। वो पहले पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, वो जीतते थे, उसके बाद उन्होंने नून लीग को वोट देना शुरू किया, वो जीत रहे हैं। और उसी के दरमियान में कहीं तहरीक इंसाफ ने भी जगह बनाई है। उन्होंने अपना ट्रेंड हर दौर में चेंज किया, अवामी तहरीक भी जमा, तो उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया है और वो करते रहे हैं। लेकिन कराची के लोग जहां जुड़ गए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो स्लोगन्स लेकर के मुत्तहिदा उठी थी या अल्ताफ हुसैन उठे थे, यानी कोटा सिस्टम, एहसास महरूमी, दाखिले नहीं है, नौकरियां नहीं है, इन चीजों को जो सियासी जमात इख्तिदार में रह करके या इख्तिदार में आए बगैर अपने मंशूर में शामिल करके अगर वो ये लेकर के चलेगी तो वो ऑप्शन क्रिएट करेगी, वो ऑप्शन बन जाएगा। आज अवामी तहरीक ये दावा करती है कि हम आते साथ कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, हम यहाँ पर मेरिट का निजाम लाएंगे, हम यहाँ से रिश्वत और करप्शन को खत्म करेंगे, यहाँ हम सिर्फ काबिल नौजवान लड़कों को जो है नौकरियां देंगे, चाहे वो कोई सी भी जबान बोलते हो। तो जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान और ये वोट बैंक दोबारा शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ। कितने अरसे से आपकी जमात है? हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जमात 1989 से है। कितने वोट हैं आपके कराची में? कितने हल्कों ने आपसे ये कमिटमेंट किया कि हम आपको वोट डालेंगे? देखिए हम ये नारा तो पहले भी आपका यही था, आज भी नारा यही है। आज भी नारा यही है, लेकिन मैं सिर्फ नारों से नहीं होता ना। सवाल का जवाब सुने ना, सवाल का जवाब सर, आपने सवाल किया तो जवाब देना मेरा राइट बनता है। आप ये हम मौजूदा इंतखाबी निजाम को चैलेंज करते हैं। हम कहते हैं जब तक तबकाती मुतनासिब नुमाइंदगी का इंतखाब नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, उस वक्त तक नहीं इलेक्शन सही होंगे। आप ये इलेक्शन जिसमें सर ये तो नारा है ना सर आपका, नहीं हो रहा ना वो धांधली और धन का खेल है, उसमें नहीं जीत सकते। उसके बावजूद कराची में एक दफा में इलेक्शन, इकबाल यूसुफ साहब सर आप देखिए, एक दफा इलेक्शन लड़े, मुझे फिगर दे दीजिए, मैं पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हूं, मुझे फिगर दे दीजिए। कराची में हम एक दफा इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन हमने तकरीबन नियर लाख वोट लिए मुख्तलिफ हल्कों से। सर 1 लाख से आपका काम नहीं चलता ना, उस वक्त की बात कर रहा हूं। मैं तो सवाल इलेक्शन में सही नहीं लिया सर, मेरा सवाल ही नहीं, आपको पहुंच ही नहीं रहा सवाल तक। मेरा तो ये सवाल है कि क्या इस सिनेरियो, सर आपसे दोबारा सवाल कर लेते, इस सिनेरियो में कराची के लोग या सिंध के शहरी इलाके के लोग अपना ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन है कि दूसरे को वोट डाल दें? यकीनन जब खौफ से निकलेंगे तब डालेंगे। देखें आपने वो जो 46 वाली आपकी 246 का हवाला था, इल्जाम ना लगाएं आप, एक आप कौम पे खौफ का इल्जाम ना लगाएं। नहीं आप मसाइल का बात करें, आपने पीपल्स पार्टी में रह करके इस कौम को कोटा सिस्टम दे दिया। जी आप बात सुने, अगर आप इससे खत्म नहीं कर सके, मियां नवाज शरीफ भी खत्म नहीं कर सके, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट भी नहीं खत्म कर सकी, हम कोटा सिस्टम की शिकंजे में फंसे हुए। बिल्कुल आप हमारा हक ही नहीं दे रहे, पानी ना पीने को दे रहे हैं आप, ना जीने को जिंदगी दे रहे हैं आप।
मेरा डॉक्टर नौजवान साहब, मर रहा है। डॉक्टर साहब, आप बेरोजगार ज्यादा ऊंची डॉक्टर आवाज- घूम रहा है, बेरोजगार इंजीनियर घूम मेरी रहा है, बात तो सुनिए। बेरोजगार टीचर घूम रहा है मेरा। अच्छा, आप कहते हैं कि वो एहसास है, मैं और यूं के शिकार अच्छा हूं। ठीक है, उनको बोलने तो देना, उसे देखिए, जवाब तो जहाँ देने तक दे। कोटा सिस्टम की बात है, कोटा सिस्टम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफिज नहीं किया था। पहले बात समझ लीजिएगा, ये कोटा सिस्टम पहले, उससे पहले 60s की दहाई के अंदर भी इसका लेकिन शोर सूबाई मचा। देश अरे, है। एक मिनट, एक मिनट, सूबाई कोटा सूबाई सूबाई कोटा सूबाई कोटा सिस्टम। सिस्टम। ओ भाई, मेरी बात तो, सूबाई- अब बात तो सुने नहीं, मुकम्मल। अर्बन और रूरल अच्छा भैया, अभी आप बताएं, अभी वफाक आप से मेरी नीचे कोटा एक अलग डॉक्टर चीज साहब, है। प्लीज। अर्बन और रूरल की तकसीम आप अभी अभी आप सुन लेना, ये किसने कराई तकसीम? जो जो मेरी बात सुने, 72 में जो मुज़ाकरात करने गए रईस अमरूई साहब, सैयद मोहम्मद तकी साहब, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, महमूदुल्लाह उस्मानी, ये उनका तकसीम थी। और आपको मैं एक तारीखी बात बता दूं कि याह्या खान ने कराची जब 1 यूनिट तोड़ रहे थे, उर्दू बोलने वालों को पैगाम भेजा कि मैं 1 यूनिट तोड़ रहा हूँ, आप उर्दू बोलने वाले मुतालबा करें तो मैं कराची और हैदराबाद पे सुबह बना देता हूँ। उस वक्त कराची में डॉक्टर इश्तियाक हुसैन ने उसकी सदारत करी थी। एक इजलास हुआ जिसके अंदर ये सब लोग मौजूद थे, रईस अमरोई भी, सैयद मोहम्मद तकी, प्रोफेसर करार हुसैन और जनाब आपका डॉक्टर इश्तियाक हुसैन उसकी सदारत कर रहे थे, महमूदुल्लाह उस्मानी और जो लोग थे वहाँ। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने सबसे पहले ये इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, नए सिंधी और पुराने सिंधी। उन्होंने कहा कि महाजिर, उर्दू बोलने वाला महाजिर दूसरी हिजरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो हमारे पिशावर, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, नवाबशाह, सक्कर में उर्दू बोलने वाले महाजिर बस गए, क्या वो दोबारा, अगर जुबान की बुनियाद पर सूबा बनाया गया तो दूसरी इज्जत होगी। और उन्होंने इसकी मुखालफत करी। आप मेरी बात सुन ले मेरी। देखिए, आप तो सर आज हम मरहूम मोहसिनीन का नाम गलत कोट कर रहे हैं। किताबी डॉक्यूमेंट मौजूद है। डॉक्टर और महमूदुल्लाह उस्मानी और सैयद मोहम्मद तकी, और ये जो ना इतना बड़ा नाम है। बिल्कुल सर, ये तो एग्रीमेंट मौजूद है। एग्रीमेंट मौजूद है। ये कहा था, एग्रीमेंट ये हुआ था कि फॉर 10 years, इनिशियल 20 हाँ बिल्कुल, आइन में भी है इनिशियल 20 years बिल्कुल सर। मैं कोटा सिस्टम की मेरी बात सुने, ये बात मैं जो बात कहता हूँ मुदाखलत ना करें। अच्छा ठीक है, चले मैं आगे बढ़ता हूँ सर। हम इस जगह हो रहे हैं, हम इस जगह हो रहे हैं सर। मैं बात को आगे बढ़ा लूँ सर, मैं बात को आगे बढ़ा। एक मिनट सर, देखिए सर, अगर आप ही लोगों ने तय करना है सब कुछ तो फिर मैं काय के लिए बैठा हूँ? मुझे सवाल करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं अगर आपसे सर ये पूछूं, मैं दोबारा आपके ऊपर आ जाता हूं, इन्होंने तो बात कर ली अपनी। मैं सर डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूं कि कराची की सूरत हाल जिस तरीके से तब्दील हो रही है, जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, ऑपरेशन जारी है, लोग फिर भी वोट डाल रहे हैं एक ही जमात को, इतने बड़े बड़े खिताबात हो गए, ये नई एक मामला आ गया, कैसे आप कराची के लोगों की साइकी बदलेंगे? क्या लोगों को कुछ सहूलतें मिलनी चाहिए कराची के, उसके बाद उनकी फिक्र में तब्दीली आएगी, या फिर ये कि जो आप रवैया रखे हुए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है वो उसी तरीके से रहे, उसके बाद वो समझते हैं कि बेहतरी आ जाएगी? बड़ा अच्छा रेलेवेंट सवाल है आपका। इसको मैं थोड़ा सा अपना प्रोफेशनली अंदाज में लेकर चलूँगा, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे। बास पेशेंट्स आते हैं हमें जिनको हम ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं। बास पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको डॉक्टर साहब बहैसियत ENT सर्जन कहते हैं फौरी तौर पे OT में शिफ्ट करो और ऑपरेट करना है। बास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बहैसियत फैमिली फिजिशियन मैं कहता हूं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी दो और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी दो, दोनों ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। सियासी क़यादतों से आज मैं अपील करता हूं कि महाजिर कौम के सर पर हाथ रखे, पैट्रनेज दे, हम इनके मसाइल को अपना मसाइल समझ करके बात करें और नजरियाती तौर पे पेनिट्रेट करें। और दूसरी तरफ कराची यहाँ का 78% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लिहाजा कराची और सिंध के शहरी हलकों का जो अर्बन सिंध है उसके हुकूक का फौरी तौर पर जो है एतराफ़ करते हुए वहाँ के तमाम हुकूक लौटाई जाएं। हम बिजली देते, बिजली हमारे पास नहीं, हम नौकरियां प्रोवाइड करते, नौकरियां हमारे पास नहीं, हम 78% तुम्हें खजाना बना के देते, तुम हमारे खजाने पे इस्लामाबाद की चमकती सड़कों पे पजीरो और वीगो चलाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस जागीरदार और बदमाश और करप्ट हुक्मरान टोले को? और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि इस मुल्क में कभी भी लसानी बुनियाद पर सूबों की तकसीम नहीं होगी। सूबों की तकसीम होगी तो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन की बुनियाद पर होगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे। और पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर कादरी कहता है कि इस मुल्क के अंदर 35 सूबे बना दिए जाएं ताकि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑटोनॉमस हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो और यूनियन काउंसिल तक इस बात का इख्तियार हासिल हो कि कौन कहां पर जाकर के नौकरी करेगा और कौन कहां पर जाकर के
किसी को जहां पर जो है जमीन का मामला होगा, इस जब तक ले जाना पड़ेगा। जो आपने इकबाल कैसे होंगे उस वक्त तक नहीं हो सकते कि जैसे हम 3 आदमी बैठे हुए, एक ही जुबान बोलने वाले हैं, सोच भी एक है, फिक्र भी एक है, लेकिन अंदाज़ गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम फ़ौरन महादाराई की तरफ चले जाते हैं जब तक हम एतदाल के साथ, तहम्मुल के साथ दूसरे का नुक्ता नज़र नहीं समझेंगे और दूसरे की दलील को आप ना इत्तेफाक कीजिए मेरे आर्गूमेंट से, लेकिन जब तक आप में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी हम मसाइल हल नहीं कर सकते। जहाँ तक आज के हवाले से सूरत हाल का ताल्लुक़ है, ये मामला हमें 3-4 दिन के बाद देखना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने कहा कि एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जिसने 25 साल से वहाँ पर उनको पनाह दी हुई है, उनका कोई एक एजेंडा है, वरना इतने मामला के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मुझे बताइए कि आइवरी टावर में वो गोरी चमड़े वाले 2 मुल्कों के अलग अलग सफारती नुमाइंदे क्या कर रहे थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज थे, वो तो क्यों पहुँचे हुए थे? इसका मतलब है कि बैरूनी मदाखलत है। कभी यहाँ सऊदी अरब का पैसा आता है फ़िरक़ा वाराना के लिए, कभी ईरान का आता है। और मैंने बताया आपको, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि बरतानिया की सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, उसके बाद अमेरिका के मफादात हैं। अच्छा, बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट है डॉक्टर साहब। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब मोहतरम चौधरी निसार साहब, वो बरतानिया ही की हुकूमत से कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन हमें दो, ये क्या माकूल बात है? देखिए, ये जो दोनों हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, कल की अल्ताफ़ साहब की तकरीर से पहले पिछले 5-6 रोज़ से मैं देख रहा था कि कभी खुर्शीद शाह, तो कभी जनाब निसार खोड़ो, तो कभी सिराज दुर्रानी, तो कभी चीफ मिनिस्टर हाउस, तो कभी तो ये मुस्लिम लीग के, तो मैं ये देख रहा था कुछ मुझे इसके अंदर जैसा कि अभी शुरू में कि कुछ इस बात का भी शायबा होता है कि कुछ अनासिर इनको हवा भर रहे थे, इनके अंदर इनको पंप किया जा रहा था, और शायद इनको जो है वो इस जो कुछ ये इन्होंने कहा है, इसलिए कि आप इसमें सिंध की सूबाई हुकूमत को भी शामिल तफ्तीश करें इनकी इस तकरीर के अंदर, इसलिए कि सिंध के सूबाई वजीर आला मरदम के जमीन दादू से जहां के पैदाइशी हैं, वहां जीएसएन तहरीक चलती रही है, सिंधु देश तहरीक चलती रही है। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग इनको जाती कर रहे हैं। सर, ये तकरीर से 2 घंटे पहले वजीर आला आप ठहर जाए, यहाँ आप ठहर जाए। देखिए सर, एक मिनट, किसी की जायज पैदाइश की बुनियाद पर आप उसको डिग्रेड करें या उसको ज़हनी तौर पर आलूदा करार दें, सर ये अप्रोच ठीक नहीं। पहले तो सर ऑन एयर आप इस बात पे माजरत करें। देखिए, किसी को इस बुनियाद पर आप डिग्रेड नहीं कर सकते। नहीं सर, आप पहले ऑन एयर, सर आपने मेरे शो में कहा है, आप मेरे शो में आप माजरत करें इस पे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, नहीं सर आप माजरत करें, मुझे कुछ अर्ज नहीं करें। चीफ मिनिस्टर हाउस से आए थे उठकर सर आप इस बात पे माजरत करें, मैं बड़े अदब से सर आपसे कह रहा हूं। मैं तो इस बात पे अगर मैं किसी को जमीन की बुनियाद पे आप किसी की जाय पैदाइश पे नहीं कर रहा हूं, किसी के जाय पैदाइश की बुनियाद पर सर आप एक इलाके से उनका सर आप ये कहें कि मुझसे गलत हुआ नहीं। मैं इस बात में देखिए, मैंने कोई ऐसी किसी की उनकी जाय पैदाइश को नहीं कहा है, मैंने कहा उनका ताल्लुक दादू से है, मरदम तेज। लेकिन अगर उसका सेंस गलत लिया गया हो तो आप माजरत करें। मैं अगर सेंस गलत लिया जा रहा है ठीक है, आगे बात बढ़ा दें सर। सर इन्होंने जो एक बात कही ना कि पहले ये जो लोग जा रहे थे, अब इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात है। कराची आने का प्रोग्राम था नवाज शरीफ का, और उनको कहा गया था कि पहले वो वहाँ जाएंगे पोर्ट पे और वहाँ से वापस में लंच उनका जो है नेशनल बैंक में है। ये आप लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये वापसी के अंदर वज़ीर आज़म इनको दूध पिलाते हुए जाएंगे और MQM का साथ फेडरल का जो एक रिश्ता बहाल हो जाएगा, क्योंकि वो असम्बलियों से बाहर आने की धमकी दे चुके थे। और नवाज शरीफ का ये था कि अगर ये लोग असम्बलियों से बाहर आते हैं, उधर PTI भी इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा देती है, तो फिर हुकूमत गिरने का इम्कान था। ये इनको तासुर दिया गया लॉलीपॉप। इधर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बैरूनी मदाखलत है। कहा गया कि जनाब आप जाएं, इनको जनाब थपकी दें और इनको हौसला दिलाएं, पहले उसके बाद फिर दूसरा डेलीगेशन। ये डेलीगेशन कोई किसी की हिदायत पे आए थे क्या? निहाल हाशमी वगैरह जो है वो MQM के कैंप पे आ सकते थे? किसी की डायरेक्टर अपनी लीडरशिप के पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से इंटरेक्शन करती हैं। सर मैं एक मिनट, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया आप तीनों का, सर वक्त खत्म हो गया। सर एक जुमला, इकबाल भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नवाज शरीफ दूध पिलाने जा रहे थे। नवाज शरीफ इस मुल्क के हर दुश्मन को दूध पिला रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू की। तीनों साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू आप तक पहुँच गई, याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।